नमस्कार दोस्तों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरज मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीसीई के बारे में। सीसीई के बारे में पढ़ने के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि सीसीई के लाने का कारण क्या है, सीसीई के पीछे पूरी पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से सीसीई को डेवलप किया गया है, सीसीई के अंतर्गत किस प्रकार से असेसमेंट्स का रोल है, सीसीई के अंतर्गत जो स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक्स डोमेन होते हैं हम उनको भी समझेंगे और इसके साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि सीसीई के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं। कुल मिलाकर के ये है कि असेसमेंट से लेकर के एवेल्युएशन तक और लर्निंग से लेकर के एवेल्युएशन तक पूरे कॉन्सेप्ट को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो बिंदु है कि बैकग्राउंड ऑफ सीसीई क्या रहा है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जानने की ज़रूरत ये है कि इवेल्युएशन क्या है। तो इवेल्युएशन वह प्रक्रिया है जो यह निर्धारित करती है या जहाँ हम उसमें जानते हैं कि इवेल्युएशन का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है मूल्यांकन, मतलब इसमें इवेल्युएट करना है बालक की परफॉर्मेंस को, बच्चे के परफॉर्मेंस को हमें यहाँ पर चेक करना होता है। तो देखिए अब परफॉर्मेंस किस बेसिस पर चेक करेंगे कि लर्निंग, क्योंकि हमें लर्निंग आउटपुट प्राप्त करना है कि बच्चे के अंदर कितनी लर्निंग हुई है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि लर्निंग क्या है। देखिए लर्निंग जो है ये आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन है, अपेक्षित परिवर्तन होता है, व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है एक अभ्यास के द्वारा, उसे ही हम अधिगम कहते हैं। तो इस लर्निंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें समाहित होंगी उन्हीं के आधार पर इवेल्युएशन किया जाता है। तो लर्निंग में व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, तो उस बालक का उसके अंदर जो भी कॉम्पिटेंसीज हैं, उसके अंदर जो भी गुण हैं, उन सभी गुणों का अगर मूल्यांकन करें तब समग्र मूल्यांकन होता है। और यही जो है उद्देश्य होता है, समग्र रूप से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना लर्निंग का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों आप लोग यह तो जानते ही होंगे कि 3 घंटे का पेपर होता है, जिसे वार्षिक परीक्षा या एनुअल एग्जाम कहते हैं, जिसके आधार पर ही यह निर्णय दे दिया जाता है कि बच्चा टैलेंटेड कितना है। उसे उतना ही टैलेंटेड मान लिया जाता है जितना कि उसके मार्क्स आते हैं। तो यह एक ऐसी परंपरा रही है और इसमें अपेक्षित परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ यह चेक करने में सफल हो पाता है कि बच्चा क्या जानता है, मतलब उसने क्या उसने अपने दिमाग में स्टोर कर रखा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी थिंकिंग स्टाइल क्या है, उसका पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसके अंदर वैल्यू क्या क्या विकसित हो रहे हैं, सोशल एंड पर्सनल जो उसकी कम्पिटेंसीज हैं वो किस प्रकार से डेवलप हो रही हैं। इसे असेस कर पाना हमारे ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए टाइम पर डिफरेंट कमिटीज़ एंड कमीशंस को जो है इस्टेब्लिश किया जाता रहा। इनको डिफरेंट कमिटीज़ ने अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उनका आप नाम नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला जो है ये हंटर कमीशन 1882 में आया था। इसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन और सैडलर कमीशन जो 1917 to 1919 में आया था, और फिर हार्टोग कमेटी रिपोर्ट जो 1929 में आई थी। इसके बाद जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट आई थी जिसे सार्जेंट प्लान 1944 में प्रकाशित किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसे मुदालियर कमीशन कहते हैं, जिसका टाइम था 1952 to 1953, इसने जो है स्वातंत्र्योत्तर मतलब स्वतंत्रता आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये पहली रिपोर्ट थी। और ये इन सभी का अगर हम समअप करें या कंक्लूड करके देखें तो इन सभी रिपोर्ट्स, इन सभी कमेटीज़ और कमीशंस के रिपोर्ट को अगर देखें, सजेशंस को देखें, तो एक ही बात सामने आती है कि इवेल्युएशन का जो एरिया है उसे ब्रॉड किया जाए, उसमें स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक दोनों डोमेन को सम्मिलित किया जाए और हमारा जो इवेल्युएशन करने का वे है उसे चेंज किया जाए, सो दैट जो लर्निंग का मेन गोल है उसका इवेल्युएशन हो सके। अब हम लोग समझते हैं, अब अभी यहाँ पर एक टर्म आता है स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक डोमेन। इसके पहले हम लोग सीसीई का पूरा मतलब समझ लेते हैं। वैसे दोस्तों सीसीई जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया अपने देश में। अब समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि सीसीई है क्या। सीसीई ये ऑल राउंड डेवलपमेंट को इवेल्युएट करने का एक
अच्छा माध्यम है, या ये कहें कि बेस्ट माध्यम है, ये स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन पर बेस्ड होता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट पर, अर्थात विद्यालय आधारित आकलन पर आधारित होता है। यह एक असेसमेंट, ऐसा असेसमेंट, इसमें एक ऐसे असेसमेंट का सहारा लिया जाता है कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस में होता है। मतलब ये है कि जैसे जैसे बालक का डेवलपमेंट होता जाता है, या ये कहिए कि जो लर्निंग गोल्स हैं उनको फाइंड करते जाते हैं, या ये कहिए कि करिकुलम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, इसमें असेसमेंट हम करते जाते हैं। यह टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब दो निर्धारित ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन पर बेस्ड होता है। वो दो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं हम लोग पहले ये जानते हैं। तो वो दो ऑब्जेक्टिव हैं इवेल्युएशन में कंटिन्यूटी होना और ब्रॉड बेस्ड लर्निंग, मतलब विस्तृत रूप से आधारित जो लर्निंग है उसका असेसमेंट करना। जो बिहेवियरल आउटकम होते हैं या व्यावहारिक जो परिवर्तन होना है, उन सभी को एक विस्तृत ढंग से और एक विस्तृत वे में उनका असेसमेंट किया जाता है। तो यह होता है, इसमें यही दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहली बात कंटिन्यूटी, दूसरी बात यह है कि जो आउटकम्स हैं उनका विस्तार से असेसमेंट किया जाना, हर एक वे में किया जाना। तो अभी क्लियर करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिवनेस है क्या। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि एक ऐसे इवेल्युएशन पर एम्फेसाइज करता है जो कि आइडेंटिफाइड एस्पेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट के लर्निंग के, मतलब कि विद्यार्थी के जो लर्नर है उसके सीखने के जो जो एस्पेक्ट होते हैं, जो जो तथ्य होते हैं, पहलू होते हैं, उन सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए इस पर लगातार इवेल्युएशन करना। इसका मतलब ये होगा कि विद्यार्थी के स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक जो डोमेन है उन दोनों पर फोकस करे। अब बात आती है यह समझने की आवश्यकता है कि स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक डोमेन्स हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट जो होते हैं वो करिकुलर एरिया, मतलब पाठ्यक्रम संबंधित जो एरिया होते हैं या सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो नॉलेज होता है उस पर जोर देते हैं। और जबकि को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट जो होते हैं वो लाइफ स्किल और को करिकुलर एक्टिविटीज़, आपके एटीट्यूड और वैल्यूज़ पर जोर देते हैं। मतलब बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, उसके अंदर मूल्य क्या है, और पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत कौशल क्या क्या हैं, उन सभी पर जोर देता है। अब दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि असेसमेंट क्या है। तो देखिए दोस्तों, सीसीई में असेसमेंट का मतलब ये होता है कि तो इस प्रकार से जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो होता है असेसमेंट, और इन सभी के बेसिस पर आपने जो इवेल्युएशन किया, जो निर्णय दिया, वो हुआ इवेल्युएशन। तो दोस्तों सीसीई में फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दोनों सम्मिलित होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट को सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है क्या। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऐसा टूल है जो कि जिसका टीचर यूज करता है, और वो उससे यूज करता है कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करने में, मतलब सतत रूप से बच्चे की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, या उसका जो परफॉर्मेंस है, उसको मॉनिटर करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का टीचर यूज करता है। और उसे यूज करने के लिए वो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट का निर्माण करता है। और यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि जो टीचर होता है उस पर बोझ कम हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है पीयर और सेल्फ असेसमेंट दोनों सम्मिलित होता है। और इसमें बच्चे को ऐसा मौका मिल जाता है, एक ऐसा चांस मिलता है खुद को रियलाइज़ करने का, खुद का फीडबैक पाने का, ताकि उसके अंदर जो कमियां हैं उनको वो दूर करके एक अच्छे तरीके से, एक अप्रत्याशित ढंग से वो अपना ग्रोथ कर सके, अपना नॉलेज का जो एक्वायरिंग वे है उसको एक्सेलरेट कर सके, मतलब ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सके। तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब। अब आते हैं हम लोग समेटिव असेसमेंट को। ये लर्निंग का जो कोर्स है, मतलब एक जो ड्यूरेशन है उसके अंत में किया जाता है, और इसका जो मेन उद्देश्य यह होता है कि बच्चे ने कितना ज़्यादा सीखा है, और ये मुख्य रूप से यह बताने की कोशिश करता है कि उसे हम कितना मार्क्स दें। कुल मिलाकर के ये एक लेवल करने का उद्देश्य होता है समेटिव असेसमेंट का। तो समेटिव असेसमेंट जैसा आप समझते हैं, सम का मतलब होता है योग, तो ये सम अप करता है, मतलब अंतिम रूप से निर्णय देता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के बीच मुख्य अंतर यह हो जाएगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ये लर्निंग के साथ साथ चलता रहता है, और समेटिव असेसमेंट जो होता है लर्निंग के एंड में होता है। यही दोनों में अंतर है। तो सीसीई जो काम करता है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों पर जोर देता है।
क्योंकि पहले क्या था, हमारे जो एग्जामिनेशन सिस्टम था उसमें क्या किस बात पर जोर दिया जाता था, समेटिव असेसमेंट पर। लेकिन जब उसमें हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट सम्मिलित कर लिया है तो इससे संभावना होती है, इससे पूरी उम्मीद है कि इसमें पूरी तरह से बच्चों के हर पहलू का मूल्यांकन हो सकेगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कैसे एसेस किया जाए, तो उसके एसेस करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, को स्कॉलिस्टिक एरिया के जो असेसमेंट करने का तरीका ये है कि कुछ मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं जो प्री डिसाइडेड हैं, पहले से हैं, उन्हीं का यूज करते हुए आइडेंटिफाइड जो ट्रेड्स हैं बच्चे के अंतर्गत, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जिस तरफ उसकी रुचि बढ़ रही है, उनके आकलन के जो मल्टीपल टेक्निक्स हैं उनका यूज करते हुए आगे असेसमेंट किया जाए। अभी हम बताते हैं आपको कि वो क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। और जो स्कॉलिस्टिक असेसमेंट होगा, स्कॉलिस्टिक एरिया का, स्कॉलिस्टिक डोमेन का, वो इनफॉर्मली और फॉर्मली दोनों तरीके से होगा। उसमें डिफरेंट टेक्निक्स का यूज किया जाएगा और वो कॉन्टिन्यूअल होगा और पीरियडिकली दोनों होगा। मतलब ये है कि उसमें श्योर नहीं रहेगा कि कब होगा, एक फोर्टनाइट में मतलब एक पखवाड़े में, या एक मंथ में, या एक हफ्ते में, मतलब वीकली होगा, ऐसा नहीं है। ये फॉर्मल भी होगा, इनफॉर्मल भी होगा। मतलब ये हो सकता है कि टर्म एंड हो, या ये कहिए कि पीरियडिक टेस्ट हो, ये होता रहेगा, लेकिन उसमें उसका असेसमेंट जो है डे बाय डे चलता रहेगा और पर डे जो है टीचर उसको फीडबैक देता रहेगा। देखिए दोस्तों, को स्कॉलिस्टिक असेसमेंट में जो मैंने दो आपको एस्पेक्ट बताया, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है और समेटिव असेसमेंट होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं ये आप देख लीजिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो है कन्वर्सेशन स्किल को चेक किया जा सकता है, असाइनमेंट दिया जा सकता है, ओरल क्वेश्चन किए जा सकते हैं, रिसर्च वर्क, क्विजेस, प्रोजेक्ट, ये सब दिए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट ही क्यों कहा गया है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट होता है वो ज़रूरी नहीं कि टर्म एंड में ही हो या पीरियडिक टेस्ट के लिए हो, वो छोटा छोटा काम दे करके उससे चेक किया जा सकता है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब आप यह समझ सकते हैं कि ये इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों होगा। ओरल क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, असाइनमेंट भी दिए जा सकते हैं। और समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत जो है एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप, तीनों प्रकार के दिए जा सकते हैं। उससे फ्लेक्सिबल टाइम दी जाएगी और ये एंड ऑफ टर्म में होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, समेटिव असेसमेंट टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है। अब को स्कॉलिस्टिक एरियाज का असेसमेंट कैसे होगा वो देखते हैं। को स्कॉलिस्टिक एरिया में देखिए बहुत सारे एरिया हैं, उनको आप देखिए। लाइफ स्किल, थिंकिंग स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इसी प्रकार के जो सोशल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, इमोशनल स्किल, डीलिंग विथ इमोशन, डीलिंग विद स्ट्रेस, सेल्फ अवेयरनेस, ये सभी कुल मिलाकर के बच्चे की अभिरुचि, अभिवृत्ति और उसके मूल्य किस तरह बढ़ रहे हैं, इन सभी को स्कॉलिस्टिक असेसमेंट में शामिल किया जाएगा। आप इन्हें देख करके समझ सकते हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं कि आप किस किस फील्ड में, और प्रश्न जो है यहीं पर से बनते हैं कि किस प्रकार से उसको आप इवेल्युएशन करेंगे। आपको रियल टाइम सिचुएशन प्रोवाइड कराई जाएगी क्वेश्चन में, उसमें आपको निर्णय लेना होगा। अब आते हैं कि सीसीई के जो फीचर्स हैं, या ये कहिए कि उसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या क्या है। तो ये है, इसमें शॉर्टकट में आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि टीचर को ये अफेक्ट करता है, मतलब ये टीचर को हेल्प करता है कि वो इफेक्टिव टीचिंग स्टडीज़ को अपना सके। इससे मतलब ये है कि जब फॉर्मेटिव असेसमेंट होता रहेगा तो टीचर को पता चलता रहेगा कि कहाँ पर फॉल्ट है। तो जब फॉल्ट को उसका पता चलता रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को अपनाता रहेगा। और कॉन्टीन्यूअस इवेल्युएशन हेल्प करता है, रेगुलर बेसिस पर अपने बच्चे को खुद हेल्प करता है कि वो अपने डे बाय डे फीडबैक पाता रहे और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करता रहे। इसके अलावा इसमें जो है पीयर असेसमेंट को और सेल्फ असेसमेंट दोनों को फोकस किया जाता है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे को इसमें पर डे फीडबैक मिलता है तो उसके परफॉर्मेंस के अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये टीचर को इस तरह से भी हेल्प करता है कि टीचर को जो है इस पर वर्कलोड थोड़ा सा कम हो जाता है। तो दोस्तों यही मेन फैक्ट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत जो भी कहा गया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें।
और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, जिसके थ्रू आप जा करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी आपके व्यू हैं हमारे साथ रख सकते हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके सजेशंस हैं, आप हमारे साथ रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।